नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी के सेक्शन में भी प्रियम्बल की। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं। वास्तव में ये संविधान की नींव है। प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान के विभिन्न अनुच्छेद व्याख्यायित किए जाते हैं। दो अनुच्छेदों में टकराव होने की स्थिति में प्रस्तावना से ही दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना संविधान के बुनियादी लक्षणों को स्पष्ट करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण प्रस्तावना द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता। प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। अब हम लोग जाने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं। यह संविधान की नींव है। विभिन्न अनुच्छेद संविधान के व्याख्यायित किए जाते हैं। इससे दो अनुच्छेदों को टकराव की स्थिति में प्रस्तावना ही दिशा निर्देशित करती है। बुनियादी लक्षणों को प्रस्तावना स्पष्ट करती है तथा लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण प्रस्तावना द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता। प्रस्तावना में संशोधन भी किया जाता है। अब संशोधन से एक शब्द है संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी आर्टिकल में अगर हमें संशोधन करना है तो हमें अनुच्छेद 368 का सहारा लेना पड़ेगा। कभी कभी कुछ संशोधन तो नॉर्मल होते हैं, संसद में बहुमत से ही काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ संशोधनों में राज्यों की संस्तुति और 2/3 बहुमत भी जरूरी होता है, वो भी दोनों सदनों का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। संविधान क्या है ये जानते हैं। हम भारत के लोग संविधान के समस्त भारतीयों की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त शक्तियां एक इकाई के रूप में भारतीयों में निहित हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हम लोग संविधान को भारतीयों द्वारा स्वेच्छा से तैयार किया गया, इसे सर्वोच्च कानून के रूप में स्वीकार किया गया। यानी इससे ऊपर कोई कानून नहीं है, यह भारतीयों को ही समर्पित है। ये शब्द संविधान की संप्रभुता को स्पष्ट करते हैं। भारतीय शासन प्रणाली के 5 लक्षण बताए गए हैं। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और इसके बाद गणराज्य। तो जानते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। आंतरिक नीतियां जब बनती हैं उसके निर्माण में यदि कोई बाहरी दबाव ना हो, यानी किसी देश का, किसी संस्था का या संस्था का ही इन सब का दबाव ना हो, कोई भी बाहरी दबाव ना हो, नीतियां जो हम चाहें वो बनाएं अपने देश के लिए, तो आंतरिक नीतियों के निर्माण में कोई बाहरी दबाव न होना ही संप्रभुता है। यह स्वतंत्रता से बड़ा लक्षण है। समाजवादी 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद के 2 अर्थों के रूप में इसे शामिल किया गया। एक है शोषण को समाप्त करना, दूसरा है अमीर और गरीब के बीच की खाई को काटना, यानी आर्थिक असमानता को समाप्त करना। हमारे यहाँ अभी भी आर्थिक असमानता बनी हुई है। दूसरा अन्य है पंथ निरपेक्ष। यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। यह एक यूरोपीय शब्द है। यूरोपीय देशों में प्रजा को राजा धर्म मानने के लिए बाध्य किया जाता है, परंतु परंपरा से ही भारत में सर्वधर्म समभाव का माहौल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 25 और प्रस्तावना में भी ऐसी ही भावनाएं हैं। पंथ निरपेक्षता से आशय है कि व्यक्ति को धर्म पालन की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम लोग भेदभाव करते भी नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह के कुछ नारों के साथ हमारे देश में एकता और भाईचारा है। लोकतंत्र
भारत ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र है, यानी संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन, उच्च सदन है आपका राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति। गणराज्य, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसके बाद है प्रस्तावना में कुछ लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण दिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए बंधुत्व। एक शब्द और है, और अखंडता। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया, क्योंकि एकता जो होती है वो नागरिकों के मध्य होती है और अखंडता भूभाग से संबंधित होती है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 विक्रमी संवत 2006 माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी को अंगीकृत किया गया। खैर ये माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी ये नहीं पूछा जाता, लेकिन 26 नवंबर 1949 की डेट बहुत पूछी जाती है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत में संघ के लिए फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन एकता बोधक है, अर्थात किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं राज्य निर्माण प्रक्रिया आर्टिकल 3 की तरफ। भारत में किसी नए राज्य का निर्माण अथवा उसके क्षेत्रफल, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को ही है। यह यूएसए के विपरीत है, जहां बिना राज्य की अनुमति के कुछ भी नहीं किया जा सकता। संसद राज्य विधानमंडल की राय लेती है, परंतु उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य निर्माण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। राज्य निर्माण विधेयक संसद की पूर्व अनुमति से भी इसे दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसके बाद आपका जो 4 श्रेणियां थी, जिसमें भारतीय राज्य बटे थे सन 47 से 56 के मध्य, तो उसमें श्रेणी थी ए श्रेणी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत आते थे। बी श्रेणी में बड़ी रियासतें हैं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एक्सेट्रा। सी श्रेणी में छोटी रियासतें थी और डी श्रेणी में अंडमान और निकोबार था। सन 1953 में श्री रामलू की अनशन से मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया, जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इसी में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली और सदस्य हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पारिक्कर थे। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। और एक चीज है, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में थे। अब इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करेंगे, जो है नागरिकता से संबंधित। भारत में नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसी आधार पर 1955 में नागरिकता कानून पारित किया गया। भारत में सभी नागरिकों का समान स्तर है, जबकि धर्मतांत्रिक देशों में विधर्मियों को 2ym दर्जे का नागरिक माना जाता है। भारत में एक तरह की नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ यूएसए की तरह राज्यों की कोई नागरिकता नहीं। यूएसए में राज्य और यूएसए की अलग अलग होती है कुछ, भारत में ऐसा नहीं है, इंडियन सिटीजन बस। कोई भी भारतीय यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, परंतु
कुछ राजनेताओं के पास अभी भी ऐसा है, लेकिन उनकी नागरिकता अभी भी 10 की 10 बनी हुई है। इंडियन डायस्पोरा, लगभग 2.5 करोड़ भारतीय भारत के बाहर रहते हैं। इन्हें इंडियन डायस्पोरा के अंतर्गत रखा जाता है। 2 श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, एनआरआई और पीआईओ। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आप लोगों ने सुना होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब कि उनके माता पिता भारतीय थे मगर वो विदेश में ही पैदा हुए, लेकिन उन्हें कहा जाता है ये भारतीय मूल के हैं, इस तरह से कुछ। एनआरआई जो है कुछ साल रह के बाहर इनकम करके फिर आ जाते हैं। एनआरआई अभी भी भारतीय नागरिक हैं। इंडियन डायस्पोरा का 70% एनआरआई है। एनआरआई की सबसे बड़ी संख्या यूएसए में है। पीआईओ अब भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु कभी थे। स्वयं इनके पुरखे भारतीय नागरिक थे। इंडियन डायस्पोरा का 30% पीआईओ है। पीआईओ की सबसे बड़ी संख्या म्यांमार में है। अब भारत की नागरिकता 6 प्रकार से अर्जित की जाती है, जिसका वर्णन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम लोग, या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़।